हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे इसमें एडी करंट डैम्पिंग। अभी तक आपने देखा स्प्रिंग कंट्रोल देखा, उसके बाद आपने ग्रेविटी कंट्रोल देखा है, डैम्पिंग देखा है, ओवरफ्लोइंग और काफ़ी चीज़ें देखी। आज हम इसमें देखेंगे कि एडी करंट कंट्रोल कैसे किया जाता है, मतलब एडी करंट कंट्रोलिंग कैसे करते हैं। है स्प्रिंग कंट्रोलिंग ये भी, लेकिन डिस्क के ऊपर होता है। आपको अगर आप आगे पढ़ेंगे डायनेमोमीटर तो उन सब में डिस्क मिलेंगी, आपकी स्प्रिंग नहीं मिलेंगी। तो उस डिस्क के बेस पे हम रीडिंग लेते हैं। तो एडी करंट डैम्पिंग में क्या होता है, ये इसका फिगर है। उसमें एक डिस्क लगी होती है मिडिल में, ये आपकी डिस्क होती है। इसमें हमने इस तरह दिखाया। बाकी ये डिस्क आप अगर देखे होंगे, सीडी डीवीडी देखे होंगे, उसकी जो प्लेट्स आती हैं उस तरह की डिस्क होती है, वो लगी रहती है आपके। उसके बाद उसके उसी के सापेक्ष एक मैग्नेट लगा होता है जो डिस्क के आधे को, लगभग आधे पार्ट को कवर करता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बाद में नॉर्थ और साउथ पोल में रखा जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि इट इज़ वर्क ऑन द ईएमएफ प्रिंसिपल। जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता है, वो किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे वर्क करता है। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नेटाइजेशन होता है। जब हम सप्लाई देते हैं तो उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उस फ्लक्स की वजह से मैग्नेटाइजेशन होता है और वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। तो उसी तरह से ये भी है। तो ये ईएमएफ के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ईएमएफ तो आपका होता है एन डी फाई बाई डी टी, ई इज इक्वल टू एम माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और ये लेंज लॉ पे भी काम करता है। लेंज लॉ लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एन फाई होता है। तो इट इज़ वर्क ऑन द ईएमएफ प्रिंसिपल इन इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में रोटेटिंग डिस्क लगा होता है, जैसे हमने आपको बताया था। डिस्क दिख रहा है, डिस्क लगा होता है और रोटेटिंग डिस्क होता है जो रोटेट करता है। इन दिस सिस्टम रोटेटिंग डिस्क आर यूजेज द मटेरियल ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और जो आपकी डिस्क होती है वो एल्यूमिनियम या कॉपर मटेरियल की बनी होती है। ये भी इसमें देखा जाता है कि हमारा मैटर, जो भी मटेरियल है वो किस मैटर का बना है, ये डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आप सभी मैटर यूज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर मैटर को यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी रीडिंग एक्यूरेट आती है और ठीक ठाक आती है, अच्छी आती है। तो इसमें जो डिस्क लगे होते हैं, रोटेटिंग डिस्क, वो एल्यूमिनियम और कॉपर के होते हैं। इट पुट ऑन परमानेंट मैग्नेट फील्ड, और यह परमानेंट मैग्नेट फील्ड की ओर लगी होती है। ये आपकी परमानेंट मैग्नेट फील्ड है। ये आपकी जो है परमानेंट मैग्नेट फील्ड है। तो परमानेंट मैग्नेट फील्ड पे आपकी ये डिस्क पुट हुई है। तो इट पुट ऑन परमानेंट मैग्नेट फील्ड व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड। जब आप हमारी डिस्क रोटेट करेगी, डिस्क इज रोटेटेड इन द मिड ऑफ द मैग्नेट। और यह जब हमारी डिस्क रोटेट करती है और यह डिस्क मैग्नेटिक फील्ड के मिड में रोटेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड या कह सकते हैं मैग्नेट के मिड में रोटेट करती है। इसके रोटेट करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट में एक फील्ड जनरेट होती है जिसे मैग्नेट फील्ड कहते हैं। जैसे ये डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो रोटेटेड इन द मिड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के मिड में रोटेट करती है। मैग्नेट की वजह से इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस होता है, और उसी करंट को एडी करंट डैम्पिंग कहते हैं। अब आप फिगर से समझ लीजिए। ये आपका डिस्क है। जब ये डिस्क रोटेट करता है, ये अपनी धुरी पे, अपनी एक्सिस पे स्थिर रहेगा। ये आपका रोटेटिंग होगा। जब ये रोटेट करता है, इस मैग्नेट के मिड में रोटेट करेगा। ये मैग्नेट का पार्ट है, यहाँ पे जब ये रोटेट करेगा, जब आपकी ये चीज़ रोटेट करेगी इस तरह से, तो इसके दोनों तरफ ये आपका मैग्नेट लगा है और ये मैग्नेट लगा है। सपोज करिए ये मैग्नेट लगा, जब यहाँ पे कोई चीज़ रोटेट करेगी, इसकी रोटेशन की वजह से और इस मैग्नेट की वजह से इसके मिड में एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इसके मिड में एक फील्ड जनरेट होगा इस टाइप से, जो नॉर्थ से साउथ होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करेगा। तो इसका मूवमेंट ऐसे आपको मिलेगा। ठीक, ये आपकी मैग्नेटिक, ये आपका डिस्क है, ये आपका सपोज कर लीजिए मैग्नेट है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है। और जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे ये इस टाइप से आपका
मैग्नेटिक पाथ मिलेगा या ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगी उसका पाथ होगा। ये आपका नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इस तरह ये रोटेट करता है। तो जब ये रोटेट करता है इसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है, तो वही जो करंट होता है ये करंट की डायरेक्शन है, वही करंट आपकी एडी करंट कहलाती है। ठीक, इन द सिस्टम एडी करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ए फोर्स ऑन द डिस्क। और यही जो एडी करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है जिसको एडी करंट कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है, या यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगा जो हमारे डिस्क को के स्पीड को अपोज करेगा। ठीक, ये प्लेट है, ये आपकी मैग्नेट है, सपोज ये आपका मैग्नेटिक पाथ है, ये करंट की डायरेक्शन है जिसको एडी करंट कहते हैं। इस एडी करंट की वजह से, इस एडी करंट और इस मैग्नेटिक पाथ की वजह से इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, जो अगर ये इस डायरेक्शन में है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, इसको अपोज करेगा। और यही जो अपोजिशन, ये और ये अपोजिशन दोनों इक्वल इस कंडीशन में आ जाएंगे, उस कंडीशन में हमारा डिस्क स्टॉप हो जाएगा और हमें वो रीडिंग प्राप्त हो जाएगी। तो ये थी आपकी एडी करंट डैम्पिंग, जो सिंपल ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है वो लेंज लॉ और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लॉ पे वर्क करता है, उसी तरह हमारी एडी करंट डैम्पिंग है जो ईएमएफ के प्रिंसिपल पर कार्य करती है और इसमें लेंज लॉ भी लगता है, जिसे लिखा गया ड्यू टू लेंज लॉ। लेंज बराबर माइनस एन फाई होता है, माइनस क्या हो गया नेगेटिव साइन, इट मीन्स हमारा डिस्क पॉजिटिव रोटेशन में है तो हमारा जो जनरेट हो रहा है फोर्स वो नेगेटिव रोटेशन होगा और एक दोनों को अपोज करेंगे। जब अपोज करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों का फोर्स इक्वल हो जाएगा और वो अपनी एक जगह पे स्थिर हो जाएंगे, और उसकी जो स्थिर कंडीशन है वही हमारी रीडिंग होती है। यहाँ ये रीडिंग आ रही है, उसी रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। तो ये तो था आपका एडी करंट। इसके बाद हम बात करेंगे अमीटर और वोल्ट मीटर है। तो अमीटर वोल्ट मीटर में हम रेंज का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, मतलब कि हम उसके रेंज को अगर हमें बढ़ाना हो तो हम कैसे बढ़ाएंगे, तो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि स्प्रिंग जो यूज हो रही है जो रीडिंग के लिए, उस स्प्रिंग का कंट्रोल कैसे करते हैं या क्या यूज करते हैं। जैसे स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया आपने, डैम्पिंग यूज किया, ग्रेविटी यूज किया, एडी करंट यूज किया, तो ये सारी चीज़ें आपने यूज करके अभी तक देखा। अब हम देखेंगे रेंज एक्सटेंशन ऑफ मीटर का रेंज एक्सटेंशन किस तरह से करते हैं। हमारा अमीटर या वोल्ट मीटर है और उसकी रेंज को, उसके परास को हमें अगर बढ़ाना है, रेंज की हिंदी परास होती है, उसके परास को बढ़ाना है तो हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है द रेंज ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर वेरी लेस। जो अमीटर और वोल्ट मीटर का रेंज होता है वो बहुत ही लेस होता है। इट इज़ नियर अबाउट 50 मिली वोल्ट एंड 100 मिली वोल्ट। आपका जो मिली वोल्ट है वो वोल्ट मीटर है, मिली एम्पियर जो है अमीटर है, क्योंकि अमीटर को मेजर करने के लिए ए का यूज करते हैं और वोल्ट मीटर को मेजर करने के लिए भी का यूज करते हैं। तो इसकी जो रेंज है, जो परास है, उसको हम नियर बाई 50 मिली वोल्ट मीटर को और नियर बाई 100 मिली एम्पियर अमीटर को हम एक्सटेंस कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ अमीटर एंड सीरीज इन वोल्ट मीटर। या तो हम इसके रेंज का एक्सटेंशन रेजिस्टेंस लगा के कर सकते हैं, वो भी कैसे, अमीटर को हमें अगर हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में होगा और वही चीज़ हम वोल्ट मीटर के लिए करेंगे तो सीरीज़ में होगा। इसका ध्यान रखना होगा आपको, अपोजिट करने से नहीं बढ़ेगा। तो अब अमीटर की अगर रेंज बढ़ानी है तो या तो हम एक नॉर्मल तरीके से बढ़ाएंगे तो 100 मिली एम्पियर तक बढ़ेगी, लेकिन अभी हमें बढ़ाना वैसे तो हम एक रेजिस्टेंस का यूज करके उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। वोल्ट मीटर में हम रेजिस्टेंस का यूज करेंगे जो उसके सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। तो एक इसके साथ है थ्योरी, देख लीजिए आप। एक अमीटर है, उसका फिगर शो हो रहा है कि उसमें शंट रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है
ये आपका शंट रेजिस्टेंस है, ये इसकी शंट करंट है। ठीक, आर एम क्या है, मीटर रेजिस्टेंस है, आई टोटल करेंट, ये दिस इज टोटल करंट, आई एम ई जी मीटर करंट, आई एस ई जी शंट करंट। चूँकि हम देखेंगे आई इज इक्वल टू, हम लोग देख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू, ये दो पास जा रहे हैं, आई इज इक्वल टू आई एस एच आई एम कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू आई एस एच आई एम। ठीक, तो कि इसमें देख लीजिए इसके साथ किससे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो आई इज इक्वल टू आई एस एच आपका पता लग गया। उसके बाद जब हम आई एम आर एम देखेंगे तो इज इक्वल टू आई एस एच आ जाएगा, आई एम आर एम इज इक्वल टू आई एस एच आर एस एच। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक, ठीक, आई इज इक्वल टू आई एम प्लस आई ए हो जाएगा, आई एम आर एस एच इज इक्वल टू आर एस एच आई एस एच। तो अब हम जब इसमें देखेंगे कि हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं आर एम आई एम अपान आई एस एच। अब चूँकि हमने देखा है कि आई बराबर आई एम एस है हमारा, आई इज इक्वल टू आई एम प्लस आई एस एच है, तो उससे आई एस एच अगर शंट करंट की वैल्यू निकालें तो आराम से निकाल सकते हैं, आई माइनस आई एम हो जाएगा। तो आर एस एच इज इक्वल टू आर अपान आई एस एच अपान आई एम। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने देखा है आई एस एच बराबर आई माइनस आई एम है, तो आई एस एच की जगह आई माइनस आई एम रख देंगे, और आई माइनस आई एम जब रखते हैं तो आई माइनस आई एम अपान आई एम हो जाएगा। कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा कि ये टर्म आई कहाँ से, ये वाली। तो देखो अभी आपने देखा था कि आई एस एच आर एस एच इज इक्वल टू आई एम आर एम था। ठीक, तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे, आर एस एच इज इक्वल टू आई एम आर एम अपान आई एस एच आया है। ठीक, ये है आपका आई बराबर इतना है, ये इज इक्वल टू दिस, आर एस एच इक्वल टू आर एम आई एम अपान आई एस एच। हमने आई एस एच की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल ली। आई एस एच की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर दिया। जब हम इसमें पुट कर देंगे तो तो आर एम बराबर आई माइनस आई एम अपान आई एम आ जाएगा। तो आर एस एच आज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो इसमें जो आई अपान आई एम है इसको एम मान लेंगे, जो मल्टीपल फैक्टर होता है। डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर पे हम फैक्टर पे देखते हैं 0 1 2 3 4 5 से कोई फैक्टर हो सकता है। तो आर एस एच इक्वल टू आर एम अपान एम माइनस 1 हो जाएगा। तो ये इसका आएगा मीटर का रेंज फरास। अगर हमें मीटर का रेंज फरास निकालना है कि वो कितना रेजिस्टेंस हम लगा दें कितना बढ़ जाएगा, तो आर एस एच बराबर आर एम अपान एम माइनस 1 कर लीजिएगा, निकल आएगा। इसका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एक अमीटर का प्रतिरोध, एक अमीटर है जिसका प्रतिरोध 2.45 एम्पियर, मतलब अमीटर रेजिस्टेंस इज 2.45 ओम है, उससे अधिकतम 500 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और उससे जो रेजिस्टेंस लगा है उससे 500 मिली एम्पियर की का करंट, उसमें 500 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो प्रवाहित हो सकती है, करंट हो सकती है। ठीक, इस अमीटर से 25 एम्पियर की धारा कैसे मापी जा सकती है? इट मीन सिंपल टर्म है कि एक अमीटर दिया है, उसका रेजिस्टेंस दिया है 2.45 ओम, और उसमें अधिकतम 500 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर सकता है, मतलब इतने तक हम उसमें करंट को फ्लो करवा सकते हैं। उसमें हमें 25 एम्पियर का करंट फ्लो करवाना है, तो हम उसको कैसे नापेंगे, मेजर कैसे करेंगे? हमें अभी पता था आर एस एच बराबर आर एम अपान एम माइनस 1 होता है, एम इज इक्वल टू आई अपान आई एम होता है। क्योंकि हमें पता है करंट क्यों पता है? क्योंकि अधिकतम धारा जो प्रवाहित हो रही है वो क्या है, 500, मतलब आई मैक्सिमम, हमें जो मिली एम्पियर मिल गया वो मैक्सिमम मिल गया, 500 मिली एम्पियर उसमें प्रवाहित हो सकती है। हमें निकालना क्या है, करंट। 25 एम्पियर की धारा कैसे मापी जाएगी? तो करंट इज इक्वल टू 25 इंटू 1000 इसलिए है कि इसको भी मिली एम्पियर में बदला गया है। आपका रेजिस्टेंस दिया है, अधिकतम मान दिया है ये, इट मीन्स आई एम दिया है ये, और आई दिया है दिस। चूँकि एम बराबर क्या होता है, आई अपान आई एम, ये। तो आई की वैल्यू है 25, आई एम की वैल्यू है 500। चूँकि
ये 500 हमारा मिली एम्पियर में है, ये एम्पियर में, तो इसको जब मिली एम्पियर बनाएंगे 10⁻³ की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 50। अब हम आर एस एस जब निकालेंगे तो RM/m-1, हमें m पता है, m की वैल्यू 50 है, RM पता है हमें 2.45 है, तो 2.45/50 -1 कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू निकल जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन आपका होगा, इसको देखिएगा और ट्राई करिएगा। इसको मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा तो ये किस तरह से हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इसको ट्राई करिए और इसको लगाने की कोशिश करिए। लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसको बता दूंगा कि किस तरह से लगेगा। तो इसमें अभी तक आपने क्या देखा, इसमें देखा कि जो स्प्रिंग कंट्रोलिंग है, मीटर और अमीटर और वोल्ट मीटर में जो रीडिंग मेजर करने के लिए हम स्प्रिंगें यूज करते हैं, वो कौन कौन से यूज करते हैं वो देखो, वो टर्म आपने देखी। ये है आपके वो सारी टर्म। स्प्रिंग कंट्रोल आपने देखा कि स्प्रिंग कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। स्प्रिंग कंट्रोल के बाद आपने ग्रेविटी कंट्रोल करना देखा। पहला था स्प्रिंग कंट्रोल, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरा था थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन इनवर्स आई ग्रेविटी में। ग्रेविटी के बाद आपका एयर पिस्टन आया था। एयर पिस्टन के बाद आपने देखा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के बाद आपने एडी करंट डंपिंग देखा, जो भी मैंने आपको बताया कि अवरोधन चुंबक लगा है, चुंबकीय क्षेत्र है, धुरी है, डिस्क है। जब इसमें हम कोई प्रवाहित करवाएंगे तो डिस्क मैग्नेटिक के इनसाइड रोटेट करेगा, उसके रोटेशन की वजह से उसमें एक फील्ड जनरेट होगा और जो नॉर्थ से साउथ में होगा उस फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ की वजह से इसमें एक फोर्स लगेगा जो डिस्क को अपोज करेगा और जिसकी वजह से हमारी डिस्क स्टॉप होगी या रीडिंग देगी। तो ये चीज़ें आपने देखी। उसके बाद आपने देखा कि रेंज का एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखी कि रेंज एक्सटेंशन, आप मीटर का रेंज एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपने देखी हैं। तो इसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके आगे की चीज़ें हम आपको कल बताएंगे। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ट्राई कर सकते हैं कि ये किस तरह से लगेगा। तो ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके।